अंडमान में आज मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं या ना के बराबर जाते हैं, और वो जगह है डिगलीपुर। डिगलीपुर का रास्ता जाता है बाराटांग होते हुए। बाराटांग तो बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं और वो जगह है जहाँ पर आदिवासी या जारवा जिनको कहते हैं वो देखने को मिलते हैं। बाय द वे हमें बाराटांग भी जाना है, वहाँ पे भी घूमेंगे और उसके आगे डिगलीपुर तक जाएंगे और डिगलीपुर में भी देखेंगे क्या है। रॉस एंड स्मिथ आइलैंड अंडमान के डिगलीपुर में पड़ता है और यहाँ तक पहुँचने के लिए जर्नी की शुरुआत रात 3 बजे ही करनी होती है, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर से इसकी दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। लेकिन इस रास्ते में जारवा आदिवासियों का लगभग 50 किलोमीटर का एरिया पड़ता है, जिस वजह से आपको पोर्ट ब्लेयर से 45 किलोमीटर दूर जिरकाटांग में कुछ देर रुककर आईडी चेक करवानी होती है और यहाँ से अगले 50 किलोमीटर केवल कॉनवे के साथ ही जाना होता है। ये कॉनवे का भी सिस्टम मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सुबह लगभग 5 बजे पहुँच जाना होता है। 6 बजे ये कॉनवे छूटता है और एक 9 बजे छूटता है। अगर आपको आगे बाराटांग में और थोड़ी सी डे ट्रिप करनी है तो वहाँ पे रुकना नहीं होता है, वापस आपको जाना होता है। इसके बाद भी कॉनवे जाता है, 12 बजे जाता है और लगभग 2:30 बजे जाता है, लेकिन उसमें आप ट्रिप नहीं कर पाओगे और आपको आगे जाके स्टे करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ होता है। इसके साथ ही आपका आईडी मतलब आधार कार्ड वगैरह कुछ होना चाहिए, तो वो आपका यहाँ पर पूरा सबमिट होता है, देखते हैं और फिर उसके बाद आपको जाने देते हैं। 2 व्हीलर से नहीं जा सकते हैं, केवल आपको इस कॉनवे का ही हिस्सा बनना पड़ेगा और इसी के साथ आप जा सकते हैं। जिरकाटांग में कुछ खाने पीने की शॉप्स हैं और गर्मा गर्म चाय पीकर शामिल हो गया इस कॉनवे में। तो इस पूरे रास्ते में वीडियो और फ़ोटो वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, तो बाहर का कुछ भी मैं दिखा नहीं सकता हूँ आपको। इस बात का आप भी ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ जो ट्राइबल्स हैं उनकी जो प्राइवेसी है ख़ास ख्याल रखा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी जब क्रॉस हो जाएगा तो फिर उसके बाद देखेंगे। जारवा आदिवासी कुछ साल पहले तक लोगों को हार्म भी करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट आपको ना तो इनके पास जाने की इजाजत देती है और ना ही इन्हें आपकी गाड़ियों में आने की। गवर्नमेंट अब इनके खाने पीने पढ़ाई का भी अरेंजमेंट कर रही है और हर दिन एक केयरटेकर भी भेजती है। कहते हैं कि इनकी पॉपुलेशन 1000 से भी कम है और देखने में अफ्रीकन जैसे लगते हैं। इनके पास मोबाइल वगैरह तो नहीं होते, लेकिन इस एरिया में नेटवर्क जरूर मिलेगा। पिछली बार जब आया था तो यहाँ पर जारवास जो थे वो बैठे हुए देखने को मिले थे यहाँ पर, और मतलब रोड के किनारे थे। और इस बार अभी मुझे एक जारवा दिखा जो कि टी शर्ट में था और वाइट कलर की टी शर्ट में था। जनरली इनका जो ड्रेस होता है वो रेड कलर का होता है और नीचे के साइड में पहनते हैं, लेकिन पूरा ऊपर पहना था। हाथ में वो धनुष भी था और तीर भी था। तो जब आप इस ट्रिप पे रहे ना, तो अपनी नज़रें इधर उधर थोड़ा चलाते रहें, तो आपको अगर किस्मत रही तो दिख जाएंगे। मैं 2 बार आया तो दोनों बार मतलब दूसरी बार है ये मेरा, दिख गए। बाराटांग और रॉस एंड स्मिथ आइलैंड की मेरी ये ट्रिप महाराजा ट्रैवल्स के थ्रू हो रही थी, जो अंडमान की लोकल ट्रैवल एजेंसी है। और अंडमान के किसी भी डेस्टिनेशन के पैकेज के लिए आप महाराजा ट्रैवल्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। और लगभग घंटे भर से ज्यादा इस एरिया में बिताने के बाद फाइनली हम पहुंचे बाराटांग के जेट्टी पर, जहां से अब हम और हमारे साथ लोग और हमारी गाड़ियां भी फेरी के थ्रू नदी के उस पार जाने वाले थे। बाराटांग के इस पार आपको खाने पीने की शॉप्स वगैरह भी मिल जाती हैं और आते ही आपकी लाइमस्टोन केव की ट्रिप की शुरुआत भी हो जाती है। जो लाइफ जैकेट है वो पहन लिया है मैंने और मैं भी निकल पड़ा हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसा है, धीरे धीरे लोग जा रहे हैं। काफ़ी लोग मतलब आए हुए हैं यहाँ पर सुबह सुबह इस एक्टिविटी के लिए, क्योंकि मेन जो टाइम होता है यही मॉर्निंग का टाइम ही होता है, और इसीलिए लोग करके और इवनिंग तक पहुँच भी जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक। इसके बाद आपको लगभग 20 मिनट का स्पीड बोट का सफर करना होता है, जो बाराटांग के ही बैक वाटर में होता है।
और सफर के अंत में एंट्री होती है मैंग्रोव्स में। लाइमस्टोन केव के लिए ट्रैक स्टार्ट होगी। जो मैंग्रोव है वो तो एंड हो गया, एंड क्या हो गया मतलब साथ ही रहेगा ये, पर हम इनके जंगलों में घुस जाएंगे। अभी यहाँ पे लो टाइड है तो ये आप देखो पूरा सूखा हुआ है और जड़ें पूरी दिख रही हैं। पिछली बार ये डूबा हुआ था, तो जितनी बार आओगे कुछ अलग देखने को यहाँ पर मिलेगा। चलते हैं, करते हैं ट्रैक। ये ट्रैक लगभग 1 किलोमीटर की होती है, जो ऑलमोस्ट प्लेन ही होती है, और इसमें शुरुआत में घने जंगल भी देखने को मिलते हैं, तो वहीं बीच में खुला एरिया भी आता है जहां खेत दिखते हैं। लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से इस ट्रैक में गर्मी काफ़ी लगती है। तो यहाँ पर ये वही परिवार वाले लोग हैं, जो 8 परिवार यहाँ पे रहता है, वहीं यहाँ पर ये सारे काम वगैरह करता है। और यहाँ पर आए थोड़ा सा खीरा वीरा खाएँ, थोड़ा लेमन जूस वगैरह पिए, क्योंकि एनर्जी थोड़ी सी डाउन तो होती ही है, पर बड़ी ही खूबसूरत लगती है मतलब जगह यहाँ पर। ये थोड़ी सी ऐसे पुलिया बनी है, ये नदी है, और उधर मुझे भैंस वगैरह भी देखने को पीछे मिल रही है। मतलब ये लोग पूरी खेती वगैरह सब चीज़ एकदम करते हैं यहाँ पर। ये देखो कितना बढ़िया एरिया है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसके बाद फाइनली आप पहुंच जाते हो ऐसी जगह जहां अंडमान का एक अलग ही रूप दिखता है, क्योंकि यहाँ बीच नहीं केव्स देखने को मिलते हैं, जिसकी अजीबोगरीब नेचुरल फॉर्मेशन आपको हैरत में जरूर डाल देती है। तो ये अपने आप बनते हैं नेचुरली बनता है मैडम। स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर ड्रॉप, स्टोन और कैल्शियम रुक जाते हैं, वाटर ड्रॉप नीचे की ओर गिर जाता है मैडम, तब स्टोन बनता है मैडम। रूट है मैडम, पकड़ के देख सकते हैं आप। चलो आता है। यहाँ पर देखेंगे सर, यहाँ पर देखिए एकदम न्यू फॉर्मेशन हो रहा है, दिख रहा है, एकदम प्योर व्हाइट रहेगा सर, एकदम कोरल्स के शेप में न्यू बन रहा है सर। चलिए सर, हो गया। 2 टाइप स्टोन है, जो ऊपर से ग्रो करते हैं स्टैलेक्टाइट, और जो नीचे से ग्रो करते हैं स्टैलेग्माइट है। साल में हाफ इंच ग्रो करते हैं सर। आपको साइनिंग दिख रहा है, सिलिका और माइका। जहाँ जहाँ सिलिका और माइका की मात्रा ज्यादा रहेगी, स्टोन वही साइन करेगा। जैसे कि इस तरफ देख लीजिए, यहाँ सिलिका और माइका नहीं है, इसलिए साइन नहीं कर रहा है। और इस तरफ देखे जो मशरूम होते हैं ना, उसके शेप में बना हुआ है। और इस तरफ देखिए जो मंदिरों में शंख बजाए जाते हैं, उसके शेप में बना हुआ है। ऐसे डिफरेंट और भी बने हुए हैं। ये पूरा केव रेन वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर आज भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, और अंडमान की ट्रिप में इसे देखना तो बनता ही है। ये 100 मीटर की केव पूरी सरप्राइजेस से भरी हुई है, और अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बहुत सारी फैक्टफुल बातें आपको जानने को मिलेंगी अंदर जब आप आएंगे, और शेप्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो आना ज़रूर यहाँ पे भाई, और अनोखा तो है ही। यहाँ से ट्रैक करके और स्पीड बोट से वापस हम जेट्टी पर पहुँच गए, और अब यहाँ से डिगलीपुर की तरफ जाने वाले थे, जो अभी भी यहाँ से 200 किलोमीटर दूर था। लेकिन ये रास्ते सच में काफी हरियाली से भरे और खूबसूरत थे। अक्सर मेरे से लोग पूछा करते हैं कि भैया आप इतना कंफर्टेबल होके कैसे सब जगह बोल लेते हो, भीड़ भाड़ होती है। तो भाई मुझे भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है कि भाई लोग आसपास में होते हैं, पर क्या है ना कि इसके लिए यूज़ करता हूँ मैं माइक। और माइक कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ हॉलीलैंड का ये माइक है, और ये मैग्नेट माइक है। ये अगर आप देखोगे यहाँ पे लगा हुआ, इनोवेटिव है एकदम, मतलब ऐसा माइक आपको मिलेगा। अब देखो लोग आसपास में हैं, पर मैं एकदम आराम से धीरे धीरे होके बात कर रहा हूँ। कोई ज़्यादा वो नहीं है कि चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़े, तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। तो ये अगर आप प्लान कर रहे हो ना व्लॉगिंग वगैरह के लिए, माइक तो बहुत ही ज़बरदस्त है। DSLR के लिए भी मतलब आप इस क्लिप को लगा लो अपने DSLR पे, तो उसके लिए भी यूज़ हो जाएगा। प्लस ये मैग्नेट माइक डबल चैनल आता ही है, इसका भी यूज़ करो, मस्त मैग्नेट की तरह है, आराम से इसका यूज़ किया जा सकता है, और क्लिप लगा के इसमें भी यूज़ कर सकते हो। पर रास्ते कई जगहों पर अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिस वजह से खराब रास्ते भी मिलेंगे, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी होगी। और इन्हीं रास्तों से होते हुए शाम के लगभग 7 बजे हम डिगलीपुर पहुंच गए, जो पोर्ट ब्लेयर के बाद अंडमान की देखी हुई
अब तक की सबसे बड़ी कोई प्लेस थी, जहां हमारा स्टे काफ़ी खूबसूरत सा था और प्राइस इतना कम कि हर किसी के बजट में आ जाए, जो हम वीडियो में आगे जानेंगे। डिगलीपुर में अपना जो स्टे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये आप देखो, ये अपना डबल बेडरूम है, एयर कंडीशनड है और यहाँ पर ये आपको सीन दिखेगा बाहर का, मैं दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे पूरे ग्लासेस लगे हैं, तो बेड से जैसे ही आप उठते हो या फिर बैठे रहते हो कभी भी आपको बढ़िया सा व्यू दिखता है बाहर का, और वो व्यू कैसा है वो भी दिखाता हूँ। ये बाहर आ गए और ये है पूरी की पूरी इधर बालकनी आपको देखने को मिल रही होगी। काफ़ी बड़ी सी बालकनी है इधर और आराम से यहाँ पे बैठो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ है ये ग्रीनरी, ये व्यू, यहाँ से दूर समंदर भी दिख रहा है। कैमरे में नहीं आ पाएगा लेकिन अपनी आँखों से आप जो व्यू है ना समंदर का उनको देख सकते हो। ये पूरी जो बुकिंग की है ये महाराजा ट्रैवल्स की वजह से अपनी बुकिंग हुई बढ़िया, और उन्होंने बढ़िया बढ़िया यहाँ स्टे बुक किया। और रेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इन सब प्रॉपर्टी का है, 2 से 3 हज़ार मोटा मोटा मान लो आप, इस तरह के रूम मिल जाते हैं 2 दिन के लिए। मतलब आपको पड़ रहा है केवल 1200 से 1500 रुपये। तो इस तरह के पर नाइट के रूम यहाँ पर अवेलेबल हैं और ज़बरदस्त व्यू के साथ। डिगलीपुर के रिजॉर्ट में आपको वाईफाई तो मिल जाता है, लेकिन वाईफाई के साथ साथ मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं रहती, तो वर्क फ्रॉम होम वालों को वर्क करने के लिए यहाँ प्रॉब्लम होगी। वहीं कई बार कॉल भी करने में प्रॉब्लम आती है। अंडमान में अभी सुबह के बज रहे हैं केवल 8:30 और आज मैं जाने वाला हूँ यहाँ से रॉस एंड स्मिथ आइलैंड के लिए, जो कि आज तक मैं पहले कभी नहीं गया हूँ। तो जो लोग पहले भी अंडमान जा चुके हैं और यहाँ पे नहीं गए हैं, तो अब यहाँ पे जो दिखने वाला है ना उसके बाद आप ज़रूर जाओगे। चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं और मैं भी देखता हूँ। फ़ोटोज़ में तो बहुत देख लिया, आज लाइव देखेंगे। रॉस एंड स्मिथ आइलैंड डिगलीपुर के पास ही है, लेकिन चूंकि ये एक आइलैंड है तो आपको बाई स्पीड बोट ही जाना होता है। वैसे डिगलीपुर आप पोर्ट ब्लेयर से बाई गवर्नमेंट शिप भी पहुंच सकते हैं, जो वीक में कुछ दिन चलती है, और इसके शेड्यूल की जानकारी आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं। वहीं ऑनलाइन स्टार्स की वेबसाइट से क्लास की कैटेगरी के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 1600 से 2400 में टिकट ले सकते हैं। हालांकि आप चाहें तो बस से भी डिगलीपुर पहुंच सकते हैं, जिसके लिए लगभग 550 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बस से पहुंचने में लगभग 15 घंटे तक लग जाते हैं, वहीं शिप से 11 घंटे। रॉस एंड स्मिथ आइलैंड के लिए मैं आ चुका हूँ जेट्टी के पास में। इधर पूरा पीछे के साइड में जेट्टी है, अभी वो भी दिखा दूंगा। यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये है यहाँ का टिकट काउंटर। अब प्राइस यहाँ पे कितनी है, यहाँ पर आपको रॉस एंड स्मिथ के लिए जाने के लिए प्राइवेट बोट से ही जाना पड़ता है, लेकिन वो प्राइवेट बोट भी शेयरिंग में हो सकती है क्योंकि यहाँ पे और भी टूरिस्ट आते हैं तो उनके साथ आप जा सकते हो। अगर आप प्राइवेट बोट करते हो तो 2 लोग अगर बोट पे बैठते हैं तो आपको मतलब मिनिमम चार्ज बोट का 4000 रुपये है, उस पर 2 लोग बैठेंगे। हाँ, अगर 3 से 5 पर्सन हैं तो उसके लिए 6000 रुपये लगेगा। तो ये ओवरऑल पूरी जानकारी है। अब चलते हैं, देखते हैं कैसी है वो बोट और कितना टाइम लगता है पहुंचने में, और एग्जैक्टली वहाँ दिखता है या क्या दिखता है, वर्थफुल है कि नहीं, सब जानिए। रॉस एंड स्मिथ आइलैंड अंडमान की काफ़ी ऑफबीट डेस्टिनेशन है, तो यहाँ टूरिस्ट कम दिखते हैं, इसलिए आप यहाँ थोड़ा जल्दी ही आ जाएं, ताकि आपको बोट शेयर करने के लिए और भी टूरिस्ट मिल जाएं और आपके कुछ पैसे सेव हो जाएं। और लगभग 25 से 30 मिनट का सफ़र करके फाइनली रॉस एंड स्मिथ के खूबसूरत आइलैंड पर उतर ही गए। तो भाई रॉस एंड स्मिथ आइलैंड आपको थोड़ा सा यहाँ से परिचय करा देता हूँ किस तरह का है। मेरे पीछे अगर आप देखोगे ये एकदम एक रिजॉर्ट वाली फीलिंग देगा कि आपका एक प्राइवेट रिजॉर्ट हो, यहाँ कोई रहता हुआ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर ये पूरी आप देखोगे हट्स बने हुए हैं छोटे छोटे कि बैठ के आप कुछ खा पी सको। यहाँ पर आप देखो आराम से बैठ सकते हो, समय बिता सकते हो, मतलब 3 घंटे जो मिलते हैं ना वहाँ पूरा वसूल करो आप बैठ के। और आते हैं बीच की तरफ। सबसे जो ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है ना चीज़ वो है यहाँ के ये फ्लावर्स।
ये आप देखोगे अगर पूरे फ्लावर्स यहाँ बिछे हुए हैं, इधर से लेके उधर पूरा है। और ये एक चेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब आप कहीं जाते हो बाहर तो इसके भी पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ पे आ जाओ सब चीज़ फ्री है। और ये देखो भाई वाइट सैंड बीच पे हम आ गए। पहले एक ये ग्रीन देखो अब कितना दूर तक ग्रीन गया है और उस पर फ्लावर्स निकले हुए हैं, वो देखने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद इधर आ जाते हैं, ये पूरा वाइट सैंड बीच है। रेत अगर देखोगे आप बहुत ही सॉफ्ट सी रेत है यहाँ पे एकदम, और वेव्स आपके सामने हैं, कुछ ऐसा है। अभी लो टाइड है, ये और ऊपर तक आ जाता है, उधर आप देखोगे तो थोड़ा नीचे है, दिख भी रही है मिट्टी वगैरह। पर ये कलर्स आपको चाहे मालदीव्स हो, लक्षद्वीप हो, सब चीज़ है यहाँ पर। मतलब यहाँ पे सारा कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा और बहुत ही वर्थफुल है। मतलब यहाँ तक पहुँचने का जो खर्चा है वो है, बाकी तो होटल आप लेते ही हो, वो वहाँ पे डिगलीपुर में रुको, मज़ा आएगा यहाँ पर आकर। रॉस एंड स्मिथ की खास बात है कि यहाँ पर आपको सैंड बैंक भी देखने को मिलती है, जिस पर आप बेहतरीन फोटोग्राफ्स के साथ किसी फॉरेन डेस्टिनेशन वाली वाइब्स ले सकते हैं। तो भाई ऐसे बीचेस मालदीव्स और बहुत सारी फॉरेन डेस्टिनेशन पे मिलते हैं, लेकिन ये अपने इंडिया में है, ये खास बात है। यहाँ पे लोग आते नहीं हैं क्योंकि जानते नहीं, और जानते क्यों नहीं हैं क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग यहाँ के ट्रैवल एजेंट से बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं पैकेज। अगर आप यहाँ से, जैसे कि मैंने लिया हुआ है महाराजा ट्रैवल से मैंने पैकेज लिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप यहाँ पे जाओ, वो हैवलॉक नील सब करते हैं, ये नई डेस्टिनेशन है, ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, वाइट सैंड, ऐसा आपको फॉरेन वाला फील यहाँ पे आएगा क्राउड से दूर। तो मैंने उनसे कनेक्ट किया तो उन्होंने ये पूरा बताया, तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरी उनसे आप प्राइस पता कर लेना और क्या क्या आइटनरी में ऐड करवाना है, कुछ नई डेस्टिनेशन पूछना है तो वो भी आप करवा सकते हो। बहुत सही है। और लोकल्स को यार सपोर्ट करो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भाई अभी यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं, आगे अगर फ्यूचर में थोड़े लोग आने लगेंगे तो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स जो अभी मिसिंग है वो सब भी होने लगेगा, तो और भी मज़ा आएगा और अपनी इकोनॉमी बूस्ट होगी यार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना भारत आगे बढ़ेगा, वो सबसे ज़रूरी है। रॉस एंड स्मिथ आइलैंड पर उतरने के बाद आपको 3 घंटे का समय मिलता है और यहाँ रुकने का ना तो कोई अरेंजमेंट है और ना अलाउ होता है। वहीं अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहते हैं तो आपको 500 रुपए पर आवर के देने होंगे। रॉस एंड स्मिथ से आप दोपहर में 2 बजे तक आकर थोड़ा रेस्ट करने के बाद रिजॉर्ट से आधा किलोमीटर वॉक करके पास के बीच पर जा सकते हैं और इवनिंग में सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। ये प्लेसेस वैसे तो काफी सेफ हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा डाउट हो तो आप पैकेज लेकर जाएं, क्योंकि इसमें लोकल ड्राइवर साथ चलता है, तो गाइडेंस के साथ सेफ्टी भी बनी रहती है। इस पूरी ट्रिप में प्योर वेज रेस्टोरेंट नहीं मिलते, पर वेज फूड जरूर मिल जाते हैं। रॉस एंड स्मिथ और बाराटांग की पूरी ट्रिप आप 3 दिन में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 दिन और रखते हैं तो आप इसके बीच में पड़ने वाले लालाजी बीच, क्रोकोडाइल आइलैंड और गिटार आइलैंड की भी ट्रिप कर सकते हैं। और बेस्ट टाइम तो अक्टूबर टू मार्च है, पर जनवरी से फरवरी के बीच यहाँ के कुछ बीचेस पर आपको हजारों टर्टल्स भी एक साथ देखने को मिलते हैं, जो आपके लिए यूनिक एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इस पूरी ट्रिप के लिए कम से कम 4 दिन जरूर रखें और पहले दिन पोर्ट ब्लेयर से बाराटांग की ट्रिप करें, लाइमस्टोन केव्स देखें और बीच में रंगट नाम की जगह रुकें। दूसरे दिन लालाजी बीच, गिटार आइलैंड और क्रोकोडाइल बीच पर जाएं और रंगत में ही रुकें। तीसरे दिन अर्ली मॉर्निंग डिगलीपुर के लिए निकलें और यहाँ पहुँच के रॉस एंड स्मिथ आइलैंड जाएं, इवनिंग में सनसेट एंजॉय करें और 4th डे डिगलीपुर से वापस पोर्ट ब्लेयर आ जाएं। इस तरह से आपकी नॉर्थ और मिडिल अंडमान की ज्यादातर प्लेसेस कवर हो जाएंगी। इस पूरी 4 दिन के ट्रिप का जानते हैं चीप और नॉर्मल दोनों बजट। पहले जानते हैं नॉर्मल बजट और कंसीडर करते हैं कि एक कपल जा रहा है तो होटल पर 8,000 रुपए, मील्स पर 6,000 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन पर कार से 22,000 रुपए और स्पीड बोट से आइलैंड ट्रांसफर का 8,000, मतलब 44,000 में 2 लोग ये ट्रिप आराम से कर सकते हैं, यानी एक पर्सन पर 22,000 रुपए। लेकिन बजट कम है तो आप शिप से जाना प्रेफर करें, जिससे होटल, मील्स और आइलैंड ट्रांसफर पर तो सेम खर्च आएगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन पर केवल 6,000 रुपए खर्च आएगा
और इस तरह से आप केवल 28,000 में ही 2 लोग घूम लेंगे, यानी एक पर्सन पर 14,000 रुपीज आएगा। लेकिन इस केस में आपको रिटर्न ट्रिप बस से करनी पड़ेगी, क्योंकि शिप हर दिन नहीं चलती और जिस शिप से आप डिगलीपुर आएंगे वो रिटर्न सेम डे ही जाती है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन तो कार ही है। वही सोलो ट्रैवलर्स बस का यूज करके ये पूरी ट्रिप 10 से 12,000 रुपए में ही कर सकते हैं। अल्टीमेटली ट्रिप आप किसी से भी करें, ये आपके लिए कभी नहीं भूलने वाला एक्सपीरियंस होगा और फॉरेन वाली वाइब्स देगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।